तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 583 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था यूजे शियोन को जो मरने की हालत में होता है, लेकिन पेचॉन को निपटाने के बाद उसके हाथ में एंचॉन के कागज और पेचॉन जो की सील लग चुकी होती है। और आज की वीडियो की शुरुआत में मरती मराती हालत में ये दोनों ही चीजें वो डैनियल को देते हुए कहता है, इसे जैग्यान को दे देना। लेकिन ये क्या है? ये पेचॉन जो की सील है। लेकिन ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? डैनियल के इतना कहते ही यूजे शियोन सीधा जमीन में जाके गिरता है। डैनियल तो ये देख के हैरान ही हो जाता है, इसलिए थोड़ा चिल्ला के कहता है, यूजे शियोन क्या तुम ठीक हो? आखिर भला तुमने डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को धोखा क्यों दिया? तुम तो स्पीड के दुश्मन हो ना, और तुमने भागने के लिए हेलीकॉप्टर भी तैयार रखा था। और वो मगरमच्छ जैसा बंदा उस पेचॉन जो को क्या हुआ? इतने में ही डैनियल के पीछे से गो आता है और कहता है, शायद से वो मर चुका है, लेकिन इसने जो कुछ भी करा वो काफी इम्प्रेसिव था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये ऐसा कर पाएगा। ये इतने समय से डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में था, मुझे लगा था इसने हार मान ली। मिस्टर यूजे शियोन, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। फाइनली तुम्हें तुम्हारा बदला मिल चुका है। लेकिन यूजे शियोन अब भी पूरी तरीके से मरा नहीं है। उसे अभी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में बिताए हुए कुछ पुराने पल याद आ रहे होते हैं। यानी कि जिस वक्त वो पेचॉन जो के साथ फाइटिंग ट्रेनिंग कर रहा था, वो पेचॉन के एक हमला करता है जिसे पेचॉन आराम से ब्लॉक कर लेता है और कहता है, ये तरीका सही नहीं है। मुझे नहीं पता युगैंग हा ने तुझे क्या सिखाया, लेकिन तुझे और ज्यादा फास्ट और सटीक होना होगा। सिर्फ ऐसा करने पर ही तू वो टेक्निक बना सकता है जो किसी को मार सकती है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तुम डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म्स को प्रैक्टिस करते रहना, इससे तुम मजबूत बनोगे ताकि किसी हमले को झेल सको। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, मैंने ये सोसाइटी युगैंग हा को मारने के बाद ज्वाइन करी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक धोखेबाज के साथ इतना प्यार से क्यों रह रहे हो? क्या आपको इस बात का डर नहीं कि मैं आपकी ही सिखाई हुई टीचिंग्स को डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के ऊपर इस्तेमाल करूंगा? जो बच्चा अपने पेरेंट्स को मार देता है उसे लोग बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स मर भी जाएं, उसके बावजूद भी वो अपने बच्चे से नफरत नहीं करते। यूजे, क्या तुझे वो दिन याद है जब तूने डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को ज्वाइन करा था? बिल्कुल उसी पल से मैंने तुझे अपना बेटा मान लिया था, और अगर तू मेरे ऊपर हमला करता है तो इसका मतलब यही मेरी किस्मत में लिखा था, और मैं कोई ऐसा बंदा था जिसकी मौत तेरे ही हाथों से होनी थी। कुछ भी कहो, इस मगरमच्छ की ये वाली बात तो काफी सही लगी मुझे। मतलब कि इसने खुद दूसरों के बापों को मार डाला कईयों को, लेकिन खुद एक अच्छा बाप बनने की हमेशा कोशिश करी है। प्रेजेंट मोमेंट में यूजे शियोन जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, अपने मन में कहता है, मुझे अपने पापों की कीमत चुकानी ही होगी। अपने दो पिताओं को मारने का पाप, इसकी कीमत मुझे चुकानी होगी। मुझे माफ कर देना, मुझे इससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गो और डैनियल को जो एक जगह पे खड़े होके पूरे एंचॉन को देख रहे होते हैं। और गो डैनियल को यूजे शियोन का सच बताते हुए कहता है, तो बात ऐसी है, यूजे शियोन इस पूरे वक्त बस बदला लेना चाहता था, और इतने सालों से वो अकेले इस काम को कर रहा था। और भले ही वो जी सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मौत को चुना। उसने पेचॉन जो को मारा ताकि बाकी के डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के बंदे उसकी जान ले लें। तुम्हें नहीं लगता हमें ये बात स्पीड को बतानी चाहिए? मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि किसी को बताना नहीं है, क्योंकि स्पीड को अगर यूजे शियोन का सच पता चल गया तो वो लोग दोबारा से कभी स्माइल नहीं कर पाएंगे। यूजे शियोन जिन लोगों को पीछे छोड़ गया है, उसे उन सब की चिंता थी। यूजे शियोन तो उसी दिन मर गया था जिस दिन युगैंग हा की मौत हुई थी। वो बस अब शांति से जाना चाहता था। तो फिर अब आगे क्या होगा? डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में एक शमशान घाट था, कुछ लोग वहाँ जाएंगे, बाकी बचे डार्क क्रोकोडाइल के मेंबर शायद से डालियन वापस चले जाएंगे। एंचॉन की इंटरनल वॉर स्पीड जीत चुकी है, तुम लोग जीत चुके हो। ये कहते हुए गो यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन डैनियल पीछे से कहता है, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ पे एक मरे हुए इंसान की इच्छा पूरी करने के लिए आया था। इसके अगले सीन में हम देखते हैं गो सैमुअल के साथ कार में जा रहा होता है और हॉरैंग सॉर्ड की तरफ देख के कहता है, भले ही मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उस बुड्ढे ने कहा था, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। सैमुअल हर बार की तरह सुट्टा मारते हुए कहता है, गो किम, आपने बहुत मेहनत करी। हाँ, तूने भी। ये बता, गिल्टी गेम की तरफ से कोई अपडेट आई? नहीं, कुछ भी नया नहीं है। क्या मैं उन लोगों से टच में आऊं? ना, रहने दे। लेकिन ये बता सैमुअल, आखिर तू इंचॉन क्यों आया था बे? मुझे लगा था तू गिल्टी गेम की वजह से आया, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से तुझे कुछ करने की जरूरत थी नहीं। सैमुअल गो को तो नहीं बताता कि वो एंचॉन क्यों आया था, लेकिन हमें जरूर पता चलता है, क्योंकि हम देखते हैं उस समय का सीन जब वो जॉन रू को पेल रहा था। जॉन रू को जमीन में गिराने के बाद अपनी सिगरेट उसकी तरफ फेंक के सैमुअल कहता है, ठीक है जॉन रू, ये बात काफी सही रही। कैसा रहेगा अब हम असली बातचीत करें? असली बातचीत से आखिर तेरा मतलब क्या है? मैं ज्यादा घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, मैं कहना चाहता हूँ साथ में मिलकर काम करते हैं। क्या
तू बस मुझे अपने साथ मिलाना चाहता था। जॉन रियो, मेरा मतलब सिर्फ तुझसे नहीं था, मेरा मतलब हांगकांग की 7 क्रॉस फैमिली से है और मैं तेरे परिवार के साथ काम करना चाहता हूँ। तूने सच में मेरे पास्ट की जासूसी करी, हाँ, लेकिन हमारे साथ काम करना तेरे लिए आसान नहीं होगा। अगर तुझे हमारे साथ काम करना है तो तुझे वादा करना होगा तू हमें प्रॉफिट दिलाएगा, लेकिन तेरे पास हमें ऑफर करने के लिए है ही क्या तू हमें पैसा देगा? लेकिन हमारे पास पहले से बहुत है। जॉन रियो, पैसा तो तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी ही नहीं, इसलिए चला थोड़ा सा और ईमानदार होके बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हांगकांग के ताइवानियों की, जिन्हें ना चाइना वाले लोग एक्सेप्ट करते हैं ना ही ताइवान वाले लोग। इसलिए तुम लोग साथ में आए और बनाई 7 क्रॉस फैमिली। नफरत और अपमान तुम लोगों का पीछा तुम्हारे जन्म से ही कर रहे हैं और इसकी वजह है तुम्हारा ओरिजिन। तुझे लगता है पैसा और पावर ये सब कुछ बदल सकता है? चाहे तुम कितना भी पैसा और पावर कमा लो, तुम रहोगे तो हांगकांग के ताइवानी ही। तुम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ लोग तुम्हें तुम्हारी एबिलिटीज से जज नहीं करते बल्कि तुम्हारे ओरिजिन से करते हैं और इस वजह से तुम्हारे हाथ हमेशा निराशा ही लगेगी। लेकिन पेचानजो ने तुम्हें तुम्हारी एबिलिटीज की वजह से अपने साथ मिलाया था, लेकिन फिर भी 7 क्रॉस फैमिलीज को वो नहीं मिला जो वो चाहते हैं। लेकिन मैं अलग हूँ, मैं 7 क्रॉस फैमिलीज को वो दे सकता हूँ जो वो चाहते हैं। मैं एक ऐसी दुनिया बना सकता हूँ जो तुम्हारी इज्जत करे। तो ये बात काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। आखिर तो हमारा इस्तेमाल किस चीज के लिए करना चाहता है? मैं एक कॉर्पोरेट स्टाइल माफिया बनाने वाला हूँ और इस वक्त मेरा मकसद है कहीं से भी किसी को भी रिक्रूट करना जिसके अंदर टैलेंट हो। मैं कोई छोटा मोटा राजा नहीं बनना चाहता इस छोटी सी कंट्री के अंडरवर्ल्ड का। मेरा मकसद बहुत बड़े लेवल का है क्योंकि मैं बनना चाहता हूँ इस पूरी दुनिया का राजा। जॉन रियो अपनी जगह पे उठ चुका होता है और कहता है, तू सच में पागल है। तुझे इस बात का अंदाजा भी है तू किस सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है? तूने सही कहा, मैं पागल हूँ, लेकिन तुझे पता है आज तक जो कोई भी राजा बना वो पागल ही था। हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे गो कार में सो चुका होता है और सैमुअल उसको कहता है, मिस्टर गो किम, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरा अपना एक मकसद है। लगता है जल्दी ही आगे वो 2 रास्ते आ रहे हैं जो एक दूसरे से होते हुए जा रहे हैं। मतलब कि सैमुअल के किंग ऑफ वर्ल्ड बनने में कहीं न कहीं उसकी मुलाकात गो किम से भी होगी और वो दुनिया का राजा बनेगा भी या फिर नहीं, ये बात अभी कंफर्म नहीं है। वैसे भी सैमुअल से भी काफी खतरनाक बंदे हैं दुनिया का राजा बनने के लिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं योवुला को जो समुद्र किनारे खड़ी होती है और अपने मन में कहती है, डैड सब कुछ खत्म हो गया, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। और डैनियल लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या कहूँ। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम लोग एनचॉन के लिए इतनी ज्यादा जी जान से लड़ोगे। फाइनली एनचॉन की इंटरनल वॉर तुम लोगों की वजह से खत्म हो गई। और यार जरा लाइनमैन को देखो, पेचॉन जाते जाते इसका दाम मम्मी बना के चला गया है। और अभी डैनियल योवुला को कहता है, सब कुछ खत्म हो गया, ये सच में राहत की बात है। क्या तुम अब ठीक महसूस कर रही हो? जेक कहता है, हमने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए नहीं करी कि हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब जंग खत्म हो गई है तो मैं चाहता हूँ हमें वो दिया जाए जो वादा करा गया था। बिल्कुल, मैं जानती हूँ तुम्हें हमारा साथ चाहिए गीटे किम को हराने के लिए और हम इस चीज में तुम्हारे साथ हैं। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को भी वापस बुलाओ, वो भी चाहिए। जेक भाई वो आपको सुन सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इतने में यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के किंग्स आ जाते हैं और उनमें से किंग ऑफ बुचॉन कहती है, सिर्फ स्पीड ही नहीं है जो तुम्हारी मदद करने वाली है, हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं अगर तुम जैग्योना के साथ हो। इसके बाद तलविंदर, मेरा मतलब किंग ऑफ यूजियोंगबू कहता है, गीटे किम जो कर रहा है मुझे वो पसंद नहीं। इसके बाद किंग ऑफ डेजियन पगला कहता है, मैंने अभी ये बात सोची, इसमें सच में मजा आएगा। अभी ये सारे किंग्स एक साथ काम करने वाले होते हैं और इन किंग्स ने ये सोचा भी नहीं था, इसलिए पगला दोबारा से कहता है, क्या यहाँ के मूड को मैं थोड़ा सा हल्का बना दूं? और इस पगले के साथ के बंदे ना जाने की उसकी बातों में हंस रहे होते हैं। ये मूड को हल्का तो नहीं बनाते लेकिन सिचुएशन को ऑकवर्ड जरूर बना रहे होते हैं। इतने में ही जेक इन लोगों के सामने अपना सर झुकाता है और कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। और साथ ही में अपने मन में कहता है, अब हमारे पास काफी सारे लोग हैं, अब गीटे किम भी हमें हल्के में नहीं लेगा, जंग जल्दी ही शुरू होने वाली है। इतने में ही योवुला सबके सामने अपना सर झुकाती है और कहती है, ये सब तो मुझे कहना चाहिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एनचॉन को बचाने के लिए। और ये बात योवुला ने एक स्माइल के साथ कही होती है जो कि काफी हैरानी वाली बात है। स्पीड के बंदे तो ये देख के हैरान ही हो चुके होते हैं क्योंकि योवुला कभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाती थी और आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऐसे हिस्टोरिकल मूवमेंट में जैग्योना कहाँ है, उसे भी ये देखना चाहिए था। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक जगह जहाँ पे काफी सारे पिंजरे होते हैं जिनके अंदर कुत्ते बंद होते हैं। लेकिन एक कुत्ता जो बाहर होता है वो जेम्स ली के ऊपर चिल्ला रहा होता है। जेम्स ली उसको कहता है, शांत हो जाओ। लेकिन ये कुत्ता जेम्स ली का हाथ ही काट लेता है और हम देखते हैं जैग्योना भी यहीं पे खड़ा है जो जेम्स को कहता है, एक कुत्ते को पालतू बनाना आसान नहीं होता है ना। जेम्स जैग्योन को देख के कहता है, ओह माय,
आखिर तुझे यहाँ आने का रास्ता कैसे पता चला? तू सच में अब एक असली पॉलिटिशियन जैसा बन चुका है। अब तूने समाज सेवा का भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुत्ता अब भी जेम्स का हाथ काट रहा होता है और जेम्स कहता है, मुझे याद नहीं कि मैंने एंचॉन के कुत्ते को यहाँ पे बुलाया था। कितनी अजीब बात है। जैक्योना कहता है, तो क्या जब मैं अपने मास्टर को काटने के लिए आऊँ तो मुझे अनाउंस करके आना चाहिए था? जैक्योना, आज तो काफी ज्यादा अलग लग रहा है। एंचॉन की इंटरनल वॉर खत्म हो चुकी है। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी जा चुकी है। अब स्पीड को किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस एक चीज को छोड़ के, जो कमजोरी तेरे पास है स्पीड की, लेकिन वो कमजोरी भी खत्म हो जाएगी जब मैं तुझे मार डालूंगा। मैं इस वक्त का इंतजार कर रहा था, भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैक्योना, ये तो मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था। तो काफी समय से ये प्लान कर रहा था। स्पीड को तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास जो उनकी कमजोरी है वो एग्जिस्ट भी करती है दुनिया में। और इससे पहले कि स्पीड को उस कमजोरी के बारे में पता भी चले, तो उस कमजोरी को पहले ही खत्म कर देना चाहता है। अगर तुझे मरने की इतनी ही इच्छा है तो मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और अभी हमें दिखाया देता है जमीन में काफी सारा खून गिरता है, जो कि ऑब्वियसली कुत्ते का होगा। कुत्ते को निपटाने के बाद जेम्स किसी को कॉल करता है और कहता है, मैं बोल रहा हूँ इस एरिया को बंद कर दो, किसी को भी यहाँ एंट्री मत करने देना। 5 मिनट में यहाँ साफ सफाई करने वालों को भेजो। नहीं, कोई सीरियस बात नहीं है, बस यहाँ पे एक कुत्ता मरने वाला है। और ऑब्वियसली जेम्स जिस कुत्ते की बात कर रहा है वो जैक्योना ही है। मतलब जेम्स के लिए तो जैक्योना कुत्ता ही होगा, बाकी हम लोग तो जैक्योना को ठीक ही मानते हैं ना। और इस चैप्टर की एंडिंग देख के लग रहा है चीजें आगे और ज्यादा इंटेंस होने वाली है। खैर गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और जो कोई भी वीडियो में पहली बार आया है, चैनल पे पहली बार आया है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे करो। क्या यहाँ के मूड को मैं थोड़ा सा हल्का बना दूं?